हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएस। और जो हम राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस था, राजस्थान पुलिस में जो महिला व बाल अपराध से संबंधित जो टॉपिक है, महिला व बाल अपराध, हम इस पे अपना ये जो टॉपिक था और इस पे हम चर्चा कर रहे थे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने चीज़ें पढ़ी थी अभी तक, वो एक तो हमने ये पढ़ा था कि इसके उद्देश्य क्या है। वर्तमान में जो राजस्थान पुलिस ने इस टॉपिक को शामिल किया है अपने सिलेबस में, एग्ज़ाम में, तो उसका क्यों उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है। इसके बाद हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी थी और पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि हिंसा क्या होती है और वो हिंसा अपराध का रूप कब धारण करती है, हमने ये देखा। इसके बाद हमने देखा कि महिलाओं से संबंधित कानून के महिलाओं से संबंधित अपराध कौन कौन से हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि महिलाओं को कौन कौन से कानूनों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है, महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, जिसमें हमने पहला प्रावधान देखा था कि भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है, भारतीय संविधान में। दूसरा हम देख रहे थे आईपीसी, और आईपीसी की जो 1860 है उस कुछ धाराओं को हमने पढ़ा था जो महिलाओं से संबंधित थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आईपीसी में 2018 में, वैसे तो आईपीसी में कई बार संशोधन हुए हैं। हमेशा कोई जब नया अपराध होता है और अपराध की जब कोई व्याख्या नहीं मिलती है और जघन्य अपराध हो जाते हैं और उनकी तुलना में जब कम सज़ा मिलती है, हमें देखने को मिलती है आईपीसी में, तो जो हम क्या करते हैं, समय समय पर इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसी तरह का एक परिवर्तन देखा था 2018 में। उसी परिवर्तन को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो 2018 में जो परिवर्तन हुआ था वो परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता संशोधन। भारतीय दंड संहिता का मतलब होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, संशोधित अधिनियम 2018। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न होना चाहिए कि जब हमारे पास आईपीसी थी, पुराने कानून थे और उनमें सजा भी थी, लेकिन फिर भी इस संशोधन की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सबसे पहला सवाल कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि तो इसका जवाब हमारा जो बनता है वो ये बनता है कि देश में आपने देखा होगा जो एक निर्भया का केस हुआ था, उस निर्भया के केस के बाद में उनको सज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लग गया, है ना। उसमें भी कई तरह के जो कानूनी प्रावधान थे वो आने लगे बीच में, वो एक अड़चन के रूप में आने लगे। तो इसी तरह की अड़चनों को दूर करने के लिए और देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे खासकर जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो अपराध हैं, उन अपराधों से संबंधित जो सज़ा है उस सज़ा को और ज़्यादा सख्त करने के लिए, जो सज़ा है उस सज़ा को और सख्त करने के लिए इस तरह के जो संशोधन होते हैं उन संशोधनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक। तो हमारे सामने जो पहला सवाल था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुराना जो आईपीसी है, उस आईपीसी में वर्तमान में जो अपराध हो रहे हैं, जितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके मुकाबले उनमें सज़ा कम है। तो उस सज़ा को बढ़ाने के लिए, उसको सख्ती करने के लिए हमें इसमें संशोधन की ज़रूरत महसूस हुई थी। अब हम ये पढ़ेंगे इस आईपीसी में जो संशोधन हुआ 2018 में, उस संशोधन के बाद में क्या प्रावधान हुए, है ना। उस संशोधन के बाद में उसमें क्या प्रावधान, नए प्रावधान क्या आए, उन प्रावधानों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रावधान आए संशोधन के बाद में, उसमें क्या प्रावधान आए। तो उसमें जो पहला सबसे बड़ा प्रावधान था वो था कि बलात्कार की परिभाषा जो होती है, उस परिभाषा को उसमें व्यापक बनाया गया। मुख्य रूप से ये बलात्कार से संबंधित था, है ना। बलात्कार यानी कि जो यौन अपराध होते हैं, उन यौन अपराधों से संबंधित था। इसमें जो बलात्कार की परिभाषा थी, इस परिभाषा को इसमें क्या किया गया, इस परिभाषा में इसको व्यापक किया गया,
इसकी परिभाषा और विस्तृत रूप से बताएगी कि भाई कौन कौन सी स्थिति में अगर किसी महिला के साथ में यौन उत्पीड़न होता है तो उसको हम बलात्कार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब इसमें यह भी बताया गया कि बलात्कार किन स्थितियों में कहा जाएगा, बलात्कार जो है किन स्थितियों में कहा जाएगा, किन स्थितियों में कहा जाएगा ये भी बताया गया। अब वो स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी हम उनको देख लेते हैं। पहली स्थिति कि जो बलात्कार है किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किया है ना। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किया गया है तो वह चीज़ क्या कहलाएगी, बलात्कार कहलाएगी। यानी कि इसमें जो हमारा जो आईपीसी थी 1860 की, उसमें कुछ संशोधन हुए 2018 में, उन संशोधन पे हम चर्चा कर रहे हैं। वो संशोधन क्यों हुए वो हमने देखा। इसके बाद में वो संशोधन जब हुए तो उसके बाद में प्रावधान क्या हुए। पहला प्रावधान ये हुआ कि इसमें बलात्कार की परिभाषा को व्यापक रूप से बताया गया कि बलात्कार किन परिस्थितियों में होगा, किस किस को हम बलात्कार कहेंगे। तो पहली परिस्थिति इसमें से ये थी कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो वो बलात्कार कहा जाएगा। दूसरा, उसकी सहमति के बिना, सहमति और इच्छा में फ़र्क होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें कानून में, ये जो शब्द हैं ये शब्द ही बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आए तो उसके शब्द को ध्यान रखना। इस विधि वाले टॉपिक में जो भी प्रश्न आएंगे उनमें शब्दों का ही खेल रहेगा, आप उनको ध्यान रखना। तो पहला है स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, दूसरा है उसकी सहमति के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तीसरी जो सिचुएशन है वो है कि उसकी सहमति तो ली गई हो, भले ही उसकी सहमति हो, लेकिन सहमति डरा धमका के ली गई हो, डरा धमका कर ली गई हो, ठीक है। यानी कि डरा धमका कर जो सहमति ली गई हो तो वो क्या कहलाएगा, बलात्कार संग कहलाएगा। चौथा, उसकी सहमति ली गई हो लेकिन नकली पति बनकर उसकी सहमति ली गई हो, वास्तव में कोई उसका पति है नहीं लेकिन नकली पति बनकर उसकी सहमति ली गई हो तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, बलात्कार कहलाएगी। पांचवा पॉइंट, उसकी सहमति ली गई हो, भले ही उसकी सहमति ली गई हो लेकिन जब वह दिमागी रूप से कमज़ोर हो, कैसी हो, दिमागी रूप से कमज़ोर हो, दिमागी रूप से कमज़ोर हो या फिर वो पागल हो, जब उसकी सहमति ली गई हो तो ये चीज़ भी क्या कहलाएगी, बलात्कार कहलाएगी। छठवीं कंडीशन, भले ही उसकी सहमति ली गई हो लेकिन सहमति कब ली गई हो, जब वो किसी नशे में हो, नशे की स्थिति में उसकी सहमति ली गई हो तो क्या कहलाएगा, बलात्कार कहलाएगा, ठीक है। सातवीं कंडीशन, सातवां जो सबसे बड़ा जो बदलाव इसमें किया गया वो ये वाला पॉइंट है कि बलात्कार की परिभाषा में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि पहले क्या होता था कि 16 वर्ष से कम आयु की जो स्त्रियां होती थी उनके साथ में अगर इस तरह की घटनाएं होती थी तो ही उसको बलात्कार कहा जाता था। अब कह दिया गया कि 18 वर्ष तक की जितनी भी सारी स्त्रियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उन सभी के साथ जो भी जाति होगी वो सभी बलात्कार की श्रेणी में आ गया, ठीक है। उसमें ये लिखा है, इसमें टॉपिक में 7वें पॉइंट में ये लिखा है, यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो, यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो और 18 वर्ष की कम उम्र की कोई भी स्त्री, चाहे उसकी सहमति ली गई हो, भले ही उसकी सहमति ली हो या असहमति हो, दोनों ही स्थिति में अगर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, कहने का अर्थ यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो भी स्त्री होगी, जो भी बालिकाएं होंगी, उनके साथ में अगर कोई शारीरिक संबंध स्थापित करता है, भले ही सहमति से क्यों ना किया गया हो, वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा।
तो पहला जो मुख्य रूप से जो प्रावधान था वो ये था कि इसमें बलात्कार की जो परिभाषा है उसको व्यापक बनाया गया है। और इसकी जो स्थितियाँ बताई गई वो ये बताई गई कि किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध के सारे संबंध स्थापित किए गए हों, सहमति के बिना किए गए हों, सहमति ली गई हो लेकिन डरा धमका के ली हो, सहमति ली गई हो लेकिन नकली पति बन कर ली गई हो, उसकी सहमति ली गई हो लेकिन वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो, उस समय पागल हो, सहमति ली गई हो लेकिन वो नशे में हो, और 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी स्त्री, चाहे उसकी सहमति ली गई हो या असहमति, वो सभी बलात्कार की परिभाषा में आएंगे। और इसमें क्या प्रावधान किए गए वो देख लेते हैं। तो पहला प्रावधान था उसकी परिभाषा को बदला गया, है ना। दूसरा प्रावधान देखते हैं। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि बलात्कार के मामले में, बलात्कार के मामले में अगर जो पीड़ित है ना, जो पीड़ित है उस पीड़ित की मौत हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर उस पीड़ित की मौत हो जाती है, ठीक है, या फिर वो स्थायी रूप से कोमा में चली जाती है, स्थायी रूप से कहाँ चलेगी, कोमा में चली जाती है। तो ऐसी अगर स्थिति है, अगर उसकी मौत हो जाती है, कोमा में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ा मौत की दी जाएगी, यानी कि फांसी की सज़ा, ठीक है। दूसरी क्या परिवर्तन आया है इसमें, ये परिवर्तन आया है कि अब इसमें मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। मौत की सज़ा के प्रावधान के लिए क्या होना चाहिए कि पीड़ित की मौत हो जानी चाहिए, या फिर वो स्थायी रूप से अगर कोमा में चली जाती है तो क्या सज़ा मिलेगी, मौत की सज़ा मिलेगी। दूसरा ये प्रावधान किया गया। तीसरा इसमें जो बदलाव किया गया वो ये था कि अगर किसी स्त्री के साथ में सामूहिक बलात्संग हुआ है, सामूहिक बलात्संग कहो उसको या बलात्कार कहो, बात एक ही होती है, सामूहिक बलात्संग हुआ है, तो इसके लिए धारा 376D, जो धारा 376D है उसमें बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्त्री के साथ में अगर सामूहिक बलात्संग होता है तो अब जो न्यूनतम सज़ा होगी, जो न्यूनतम सज़ा होगी वो सज़ा होगी 20 वर्ष की। कितनी सज़ा होगी, 20 वर्ष की न्यूनतम सज़ा होगी, ठीक है। और ये 20 वर्ष की सज़ा है, और ज़्यादा अगर जघन्य अपराध होता है ये, तो इस 20 वर्ष की सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक रखा जा सकता है, आजीवन कारावास तक इसको पहुंचाया जा सकता है, ठीक। तो तीसरा बदलाव ये किया। पहला बदलाव परिभाषा में किया गया। दूसरा बदलाव, अगर मौत हो जाती है, स्थायी रूप से कोमा में चली जाती है तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। तीसरा, अगर सामूहिक बलात्कार किसी स्त्री के साथ में होता है तो धारा 376 में बदलाव करके उसमें जो न्यूनतम सज़ा है वो 20 वर्ष की गई है, और वो सज़ा आजीवन कारावास तक बढ़ाई गई है। चौथा बदलाव जो हमने अभी पढ़ा, सहमति, सहमति से यौन संबंध, सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र, वो उम्र कितनी निर्धारित की गई है, वो 18 वर्ष, ठीक है। पहले कितनी वर्ष थी, पहले 16 वर्ष थी। अभी जो 18 में बदलाव आया, 2018 में जो संशोधन किया गया है उसमें 16 वर्ष के स्थान पर सहमति से यौन संबंध स्थापित करने की जो उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और इसमें पांचवा जो बदलाव है उसको देख लेते हैं, वो क्या है। पांचवा जो बदलाव है जो इसमें किया गया है वो ये है कि अब महिलाओं का कोई अगर पीछा करता है, ठीक है, जैसे महिलाएं हैं, है ना, महिलाओं का कोई पीछा कर रहा है, पीछा करता है, ठीक है, पीछा करता है, ताक झांक करता है, पीछा कर रहा है, ताक झांक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मामलों के लिए अब दंड का प्रावधान किया गया है,
दंड पहले भी था, लेकिन अब कैसे दंड मिलेंगे, अब कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक। और इसमें नया बदलाव ये किया गया है कि पीछा करना और ताक झांक करना। अगर पहली बार ये ऐसा कोई अपराध होता है, कोई लड़का अगर पहली बार किसी का पीछा करता है, ताक झांक करता है, तो पहली बार तो उसको ज़मानत दे दी जाएगी कि ठीक है भाई, हो सकता है कि गलती से मान लिया गया हो कि भाई मेरा पीछा कर रहा है या ताक झांक कर रहा है, गलती से हो गया हो, तो ठीक है, हम आपको ज़मानत दे देते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार यही घटना दोहराई जाती है, दूसरी बार अगर यही घटना होती है, तो फिर ये अपराध कैसा हो जाएगा, गैर जमानती अपराध रखा गया है। फिर ये अब उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाएगी, जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाएगा, जब तक उसको किसी प्रकार की कोई भी ज़मानत नहीं दी जाएगी, ठीक है। छठवां जो प्रावधान किया गया है अब की बार, पहले जो तेजाब से हमले होते थे, है ना, तेजाब से जो हमले होते थे उसमें सज़ा कम होती थी, उसमें सज़ा कम होती थी। अब तेजाब से अगर कोई किसी पे हमला करता है, किसी स्त्री पे अगर तेजाब से हमला करता है, तो उसके लिए कम से कम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब कितनी, 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ इसमें तेजाब से हमला करने की जो व्याख्या है अपराध की, उस अपराध की व्याख्या भी की गई है इसमें। इसके अलावा जो तेजाब से जो हमले होते हैं, वो तेजाब से हमले जब होते हैं किसी स्त्री पे, मान लो किसी स्त्री पे कोई तेजाब से हमला हुआ है ना, तो उस स्त्री के अधिकारों को भी इसमें सुरक्षित किया गया है। उस स्त्री के कुछ अधिकारों को भी इसमें सुरक्षित किया गया है। और अधिकार कौन से हैं जिनको सुरक्षित किया गया है, वो ये है कि अगर वो किसी अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, किसी अस्पताल में, जैसे मान लो अगर कोई ये स्त्री है ना, ये स्त्री है और इस स्त्री पे किसी ने तेजाब से हमला कर दिया, ठीक है, और नज़दीकी ये कोई भी नज़दीक हॉस्पिटल है, इसमें अगर इसको ले जाया जाता है, तो उसका जो उपचार होगा, वहाँ पे जो उपचार होगा, उस उपचार में निःशुल्क उपचार होगा। उसका क्या व्यवस्था की गई है कि उसका जो उपचार होगा वो निःशुल्क होगा, ठीक है। निःशुल्क के साथ में कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। अगर इसको मना किया जाएगा तो मना करने वाले पर दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर कोई मना करता है उसको उपचार करने में, कोई अस्पताल नज़दीकी अस्पताल है उसमें ले जाया जाता है, अगर कोई मना करता है तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया उसके लिए। सातवां बदलाव क्या किया गया इसमें, वो देख लेते हैं। अब पूरे कानून की समीक्षा, एक कानून में क्या क्या है नई चीज़। कानून में ये है कि इस कानून में ये जो 2018 का जो बदलाव आया है, संशोधन हुआ है, इस संशोधन के बाद में महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध होगा तो उस व्यक्ति को न्यूनतम कम से कम न्यूनतम 7 साल की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ये मुख्य प्रावधान है कि इस प्रावधानों के अंतर्गत जो 2018 में जो बदलाव किए गए हैं उनमें न्यूनतम सज़ा यानी कि 7 साल रखी गई है। आप किसी प्रकार का कोई अपराध करते हो तो न्यूनतम 7 साल की सज़ा तो आपको मिलेगी। साथ ही साथ में ये जो सज़ा है वो आपको आजीवन तक बढ़ाई जा सकती है। कहाँ तक? आजीवन तक ये सज़ा बढ़ाई जा सकती है। ये जो 2018 का जो संशोधन हुआ है वो आईपीसी में हुआ है। किस में हुआ है? आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो ये इंडियन पीनल कोड का एक हिस्सा है, आईपीसी से अलग नहीं है। ये आईपीसी जो 1860 हमने देखी थी उस आईपीसी का ही एक संशोधन होने के बाद में ये हिस्सा बना, ठीक। साथ ही साथ आईपीसी में संशोधन हुआ है और इसके अलावा जो अपनी सीआरपीसी होती है यानी प्रक्रिया संहिता होती है, और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें भी बदलाव किया गया है, इनमें भी संशोधन हुआ है, ठीक। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो आईपीसी 1860 में 2018 में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन के माध्यम से किस किस कानून में बदलाव हुआ है,
IPC 1860 बिल्कुल हुआ है, CRPC 1973 बिल्कुल हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल्कुल हुआ है। तो इन तीनों कानूनों में ये तीनों विधियां हैं अपनी जो बड़ी बड़ी, उन तीनों विधियों में इस अधिनियम के द्वारा बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख बदलाव हुए हैं। और एक बदलाव और है, वो ये है कि अगर कोई इसमें महिला पीड़िता है, ठीक है, वो महिला पीड़िता अगर ऐसा कोई अपराध होता है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है ना, अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो बोलने चालने में असमर्थ हो जाती है, अगर वो बोलने चालने में असमर्थ हो जाती है तो उसके लिए दुभाषीय का इंतज़ाम किया जाएगा। यानी कि जैसे कोई किसी को बोलने चालने में दिक्कत हो रही है, इशारे में बात कर रही है, तो उसके इशारों को समझने के लिए उसके लिए एक दुभाषिया उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपनी परेशानी है वो बता सके। तो ये बदलाव एक मुख्य किया गया है। ठीक है, तो ये इस 1860 का जो IPC है उसमें 2018 में जो संशोधन किए थे वो हमने देखे। और इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे ये 1860 का जो बदलाव है, 2018 में जो बदलाव हुआ 1860 की IPC में, वो बदलाव हमने देखा आज। और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कि जो बलात्संग से संबंधित जो प्रमुख धारा है, धारा 376, उस धारा 376 में क्या है और क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उन सब का हम विस्तृत रूप से कल अध्ययन करेंगे। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।